वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप स्टिमुलेशन। आज के टॉपिक में हम स्टिमुलेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरियल स्टिमुलेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द जर्नल एंड ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, लेवल ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल स्टिमुलेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अगर हमें अपनी कंट्री को डेवलप करना है सो वहाँ पे एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हमारे देश की जीडीपी ग्रो होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, नए नए अवसर मिलेंगे, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होगी और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, इनोवेशन क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होगी। बात करें अगर हम स्टिमुलेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की, सो स्टिमुलेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर का मतलब है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना। अगर आप बिजनेस में सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना चाहते हैं तो वो ही स्टिमुलेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है। स्टिमुलेशन एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें कि बिजनेस के बहुत से फंक्शंस आते हैं, किस तरह से रिसोर्सेज को यूज करना है, इकोनॉमिक वेल्थ को इंक्रीज करना है कंट्री की, वो स्टिमुलेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है। स्टिमुलेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उसका एनालिसिस किए जाते हैं, फैक्टर को एक्सप्लॉइटिंग किया जाता है। फैक्टर एक्सप्लॉइटिंग का मतलब है कि हम जो फैक्टर के एलिमेंट है उसको जानने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उन फैक्टर के आधार पे ही, एनालिसिस के आधार पे ही हम कोई इनोवेटिव सोल्यूशन निकालेंगे और एंटरप्रेन्योर डायनामिक मतलब एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज करेंगे उसके आधार पे। तो उसी को ही एंटरप्रेन्योर स्टिमुलेशन कहा जाता है। अगर सिंपल कहें कि स्टिमुलेशन क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ की, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ करना ही स्टिमुलेशन होता है, जिसमें कि हम फैक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, उस फैक्टर के आधार पे कोई हम इनोवेटिव सोल्यूशन निकाल के एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट आता है एंटरप्रेन्योर स्टिमुलेशन या एंटरप्रेन्योर इन्वायरमेंट। देखिए, एंटरप्रेन्योर स्टिमुलेशन जो है वो एक एंटरप्रेन्योर इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। एंटरप्रेन्योर फैक्टर ही एंटरप्रेन्योर इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं। ऐसे बहुत से एंटरप्रेन्योर इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसी हो, लीगल फ्रेमवर्क हो, फाइनेंस हो, ये सारे के सारे अ, तत्व जो हैं वो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर को प्रभावित करते हैं। कुछ इंटरनली फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नली फैक्टर होते हैं जो प्रभावित करते हैं, और एंटरप्रेन्योर स्टिमुलेशन और एंटरप्रेन्योर इन्वायरमेंट का आपस में ही लिंक होता है। अब इन दोनों को ही समझने की कोशिश करते हैं। एंटरप्रेन्योर स्टिमुलेशन में हमने समझ लिया कि कोई भी फैक्टर है उसको आइडेंटिफाई करके हम उसको एक्सप्लोर करते हैं और इनोवेटिव सोल्यूशन निकालते हैं, वो स्टिमुलेशन है। और एंटरप्रेन्योर इन्वायरमेंट क्या है उसको वन बाय वन हम समझते हैं। एंटरप्रेन्योर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करें तो बिजनेस के सराउंडिंग जो भी इन्वायरमेंट होता है, जो बिजनेस के अंतर्गत हम कोई भी एक्टिविटी इन्फ्लुएंस करते हैं जिस इन्वायरमेंट के अंदर, उसी को ही बिजनेस इन्वायरमेंट कहा जाता है। एक व्यवसाय तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब आप कंटिन्यूटी में या क्विकली चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सकें। जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसको आप बिजनेस में यूज करें। बिजनेस इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों से ही प्रभावित होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों ही मिलकर बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट विद इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस रहता है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे कि सोशल कल्चर इन्वायरमेंट की बात करें, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, उसके ऊपर बिजनेस के फर्म का खुद का कंट्रोल नहीं होता है। और इंटरनल इन्वायरमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनल जो कंपोनेंट है बिजनेस इन्वायरमेंट के, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है इंटरनल इन्वायरमेंट एंड सेकंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और इंटरनल इन्वायरमेंट को सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। इंटरनल इन्वायरमेंट इंटरनल फैक्टर ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है, जो बिजनेस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही ये फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए ये बिजनेस खुद कंट्रोल कर सकता है। मैनेजर पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, different department of organization, management and employee of the organization, labor management, brand images, physical resources, top management vision and thinking, research development activity, working condition and the
मॉरल एंड कमिटमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, इन पॉलिसीज को हम चेंज भी कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होती है, बिजनेस के कंट्रोल में होती है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट बिजनेस के कंट्रोल में होता है, आप ऑब्जेक्टिव को चेंज भी कर सकते हैं, पॉलिसीज को भी चेंज कर सकते हैं, एम्प्लॉय को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ब्रांड की इमेजेस क्या रखनी है, फिजिकल रिसोर्सेज कितने चाहिए, कितने नहीं चाहिए, आपका विजन मिशन आपके हाथ में होता है, यू कैन बी कंट्रोल दिस, और बिजनेस एक्टिविटी आप उसके आधार पे कर सकते हो। अगर बात की जाए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, सो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बिजनेस के सराउंडिंग में होते हैं और ये कहीं ना कहीं बिजनेस की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं और ये बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। देखो, इंटरनल इन्वायरमेंट से हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस मिलती है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स मिलते हैं। एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक है ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट जिसको रिलेवेंट इन्वायरमेंट कहते हैं और एक है जनरल इन्वायरमेंट। तो जो रिलेवेंट या फिर ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट है वो बिजनेस के बहुत क्लोज होता है। देखिए, अगर अब बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के बहुत क्लोज ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट होता है और थोड़ा-सा दूर जनरल एनवायरनमेंट होता है। क्लोज का मतलब है कहीं न कहीं बिजनेस के साथ वो डायरेक्टली इफेक्ट बिजनेस को करता है और इसीलिए उसको ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट का नाम दिया गया है। ये बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अब डायरेक्टली इफेक्ट कौन करेगा? कस्टमर, सप्लायर, इंटरमीडिएटर, कॉम्पिटिटर, पब्लिक, ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं वो रिलेवेंट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं। अगर बात करें हम कंपोनेंट ऑफ द रिलेवेंट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में तो कौन-कौन आते हैं? पब्लिक, आम आदमी, कस्टमर जो कंज्यूमर है, इंटरमीडिएटर, होलसेलर, रिटेलर, कॉम्पिटिटर जो फर्म के कॉम्पिटिटर्स हैं एंड द सप्लायर। ये क्लोज अप रिलेटेड होते हैं बिजनेस से एंड दे आर डायरेक्टली इफेक्ट टू द बिजनेस और इनको ही ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट कहा जाता है और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के ये एक्सटर्नल फैक्टर में आते हैं, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर हैं ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरल फैक्टर की। जनरल फैक्टर क्या है? बहुत क्लोज नहीं होते हैं बिजनेस के। ये माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब क्या है? जिसमें पॉलिटिकल, सोशल एनवायरनमेंट आता है। सो जनरल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है अनकंट्रोलेबल होते हैं। अगर हम रिलेवेंट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट की बात करें तो उसको ज्यादातर हम कहीं ना कहीं कंट्रोल भी कर लें, लेकिन जनरल एनवायरनमेंट बिल्कुल अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। ये जो ग्रोथ और सर्वाइवल जो है बिजनेस की वो ऑटोमेटिकली ही जनरल इन्वायरमेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट और अदर फैक्टर्स आते हैं। और जनरल इन्वायरमेंट हमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्रिएट करते हैं, हमें अवसर भी देते हैं, हमारे लिए खतरा भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसमें ही लीगल सिस्टम, लॉ, टेक्नोलॉजी, नेचर, डेमोग्राफिक, फाइल, एज, फीमेल या इनकम या जो कस्टम है, आपके ट्रेडिशन है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लॉ है या कंपनी लॉ है, इकोनॉमिक सिस्टम है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, ये सारे के सारे जो है वो आपके जनरल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं और ये इनडायरेक्टली हम बात करें तो ये प्रभावित बिजनेस को करते हैं, क्योंकि हमें सर्वाइव जो है वो इसके आधार पे ही करना पड़ता है। बेनिफिट टू अंडरस्टैंडिंग टू एंटरप्रेन्योरल इन्वायरमेंट, तो एंटरप्रेन्योरल इन्वायरमेंट एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड करना क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए जरूरी है? देखिए, हमें समाज में रहना है, समाज में ही काम करना है, समाज में ही बिजनेस करना है, तो उसके आधार पे ही इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट की स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। उससे क्या होता है, हमारा जो बिजनेस है वो कितना डेवलप होगा उसकी कंडीशन का पता लग जाता है, बिजनेस का क्या पॉजिटिव, नेगेटिव इफेक्ट रहेगा उसका पता लग जाता है। पॉजिटिव इफेक्ट के आधार पे हम चीज़ें बेटर करने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव इफेक्ट के आधार पे हम जो भी बाधाएँ हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये जो इन्वायरमेंट स्टडी है वो वन टाइम नहीं होती है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस स्टडी, ये लगातार करनी पड़ती है। सो इसकी स्टडी करके, जो एंटरप्रेन्योर इन्वायरमेंट की स्टडी करके हमें क्या फ़ायदा है? फर्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। इन्वायरमेंट की स्टडी करके जो है, अगर इंटरनल इन्वायरमेंट से हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लग जाता है, जैसे एम्प्लॉयी अच्छे हैं तो स्ट्रेंथ है, एम्प्लॉयी अच्छे नहीं है तो वीकनेस है, उसी तरह से अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स का पता लग जाता है। सरकार अच्छी पॉलिसी आपके लिए बना रही है तो वो अपॉर्चुनिटी है, जो पॉलिसी आपके बिजनेस को प्रभावित कर रही है वो थ्रेट्स हैं।
नेक्स्ट जो है वो डायरेक्शन का पता लग जाता है। इन्वायरमेंटल स्टडी करके आपका व्यवसाय फ्यूचर में किस डायरेक्शन को जाएगा, ग्रोथ होगी, एक्सपेंशन होगा, अच्छा बेटर रिस्पॉन्स होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा, उसके बारे में पता लग जाता है। एंड कंपटीशन को प्रोटेक्टिंग, क्योंकि कंपटीशन जो है वो आपको उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, और स्ट्रैटेजी जो है वो बेस्ट फॉर्मुलेट आपको करनी है, वो इन्वायरमेंट के आधार पे ही की जाती है। सो इन्वायरमेंट स्टडी करके एक एंटरप्रेन्योर एक बेस्ट कंपटीटर स्ट्रैटेजी बना सकता है जो उसके कंपटीशन को फाइट करने में हेल्पफुल होगी। डिटर्मिनेशन ऑफ द फर्म स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो फर्म की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लग जाता है कि फर्म की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। मैंने पहले कहा अगर एम्प्लॉय पॉलिसी अच्छी है तो स्ट्रेंथ है, पॉलिसी अच्छी नहीं है तो वीकनेस है। एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहे हैं तो फर्म की स्ट्रेंथ है, एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो फर्म की क्या है वो वीकनेस है। एंड इफेक्टिव बिजनेस सिग्निफिकेंटली, देखिए इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के आधार पे हमें भी खुद को ढालना पड़ता है, व्यवसाय को भी कुछ सिमिलर मैनर के आधार पे चेंजेस करने पड़ते हैं। एंड चेंजिंग इन्वायरमेंट को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसके आधार पे काम करना पड़ेगा। इसलिए बिजनेस एनवायरमेंट की प्रॉपर स्टडी करना बहुत जरूरी है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर आप चेंजिंग इन्वायरमेंट के आधार पे अपने बिजनेस को चेंज नहीं करोगे तो आपका व्यवसाय ग्रो नहीं करेगा। रिड्यूस टू अनसर्टेनिटी, देखिए हमारा जो व्यवसाय है वो फ्यूचर के आधार पे डिपेंडेंट होता है, और फ्यूचर में बहुत सी अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए एनवायरनमेंट जो है वो सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है। एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के आधार पे हमें जो है वो अपने भी बिज़नेस में चेंज करना पड़ता है। तो एनवायरनमेंट में कभी भी चेंज हो सकता है, सडनली चेंज हो जाता है। इसलिए एनवायरनमेंट को स्टडी करना जो है वो बिज़नेस की अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है, अनिश्चितता को रिड्यूस करता है। व्यवसाय आपका ग्रो अप होगा या लॉस में जाएगा, तो उसकी स्टडी जो है वो बेटर हो जाती है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे लेवल ऑफ द एंटरप्रेन्योर स्टिमुलेशन, देखिए लेवल क्या है, हमारे जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ही एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है। और जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट की एक्टिविटीज है वो 3 इंटर रिलेटेड लेवल से प्रभावित होती हैं, एक माइक्रो, मैक्रो एंड रीजनल लेवल। 3 प्रकार के लेवल हैं जिनको स्टडी करना वही जरूरी है, और एक दूसरे के साथ ये लिंक्ड होते हैं, और इसी के आधार पे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो लेवल जो है एंटरप्रेन्योर स्टिमुलेशन के, पहला आपका मैक्रो लेवल है, सेकंड माइक्रो लेवल है, और थर्ड आपका रीजनल लेवल है। और ये एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट में बहुत योगदान देते हैं तीनों ही एक्टिविटीज। ये 3 इंटर रिलेटेड लेवल्स हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के बारे में। फर्स्ट हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक लेवल की। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल क्या होता है, जिसमें कि हम ये इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है और इकोनॉमी के बारे में हमें बताता है, जैसे कि बैंक इंटरेस्ट रेट हो, जीडीपी हो, करेंसी एक्सचेंज रेट क्या है, प्राइस इंडेक्सेस क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इसके बारे में मैक्रो इकोनॉमिक लेवल स्टडी करता है। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल जो होता है वो बाइड लेवल का होता है, बाइड लेवल की अंडरस्टैंडिंग हमें इससे मिलती है। माइक्रो इकोनॉमिक लेवल क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक लेवल्स में जो माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं जो हमारे व्यवसाय की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए हेल्पफुल होते हैं। किस तरह से मैनेजमेंट स्टाइल होना चाहिए, डिमांड सप्लाई, इसके बारे में हमें डायरेक्टली पता लग जाता है कि डिमांड या सप्लाई कितनी अफेक्टेड होने वाली है। दे कैन बी स्टडी इन द माइक्रो इकोनॉमिक लेवल। रीजनल लेवल की बात करें तो रीजनल लेवल एक स्टेट रीजनल सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी को इंडिकेट करता है कि स्टेट की जो रीजनल पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए, जैसे कि स्टेट टैक्स पॉलिसी, लेबर लॉ, इससे रिलेटेड है। तो ये कहीं न कहीं इकोनॉमिक वेल्थ को क्रिएट करने के लिए सही योगदान देते हैं। एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी जो है वो जियोग्राफिकल रीजन में किस प्रकार की हो सकती है, उसके लिए रीजनल लेवल को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो दीज़ आर द 3 एक्टिविटीज़, 3 लेवल, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये तीनों ही आपस में कनेक्टेड होते हैं। एंड जहाँ पे हम डोमेस्टिक की बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक है, इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें स्टिमुलेशन। दिस इज टू बी सिस्टम ऑफ द स्टिमुलेशन। अब सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पब्लिक सिस्टम स्टिमुलेशन है, एक प्राइवेट सिस्टम स्टिमुलेशन है। पब्लिक सिस्टम स्टिमुलेशन में गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट आता है, और प्राइवेट सिस्टम स्टिमुलेशन में सेल्फ हेल्प ग्रुप आते हैं, एसोसिएशंस आती हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर की एसोसिएशन है वो प्राइवेट सिस्टम स्टिमुलेशन में आते हैं। स्टिमुलेशन एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी एक पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर की एक्टिविटी से रिलेटेड है।
जो कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी को डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती है, डेवलपमेंट करने की कोशिश करती है, तो उसी को ही सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन कहा जाता है। यानी स्टिमुलेटिंग एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी का मतलब है एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी को बढ़ावा देना, उसको डेवलप करना। तो या तो प्राइवेट सिस्टम के आधार पे एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी डेवलप होगी या तो पब्लिक सिस्टम के आधार पे डेवलप होगी। तो पहला आता है पब्लिक सिस्टम स्टिमुलेशन। तो जो पब्लिक सिस्टम स्टिमुलेशन है, इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी और सपोर्ट बना रहता है और गवर्नमेंट पॉलिसी और सपोर्ट के आधार पे एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेजमेंट मिलती है, जिससे कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और जो पब्लिक सिस्टम स्टिमुलेशंस हैं, इसमें बहुत सी ऐसी एक्टिविटी हैं जो इंक्लूड की जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट हो, सहायता हो, सब्सिडीज हो, इंसेंटिव हो, वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। पब्लिक सिस्टम डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती है। वो कौन-कौन सी एक्टिविटी हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू की जाती है? पहला आता है यहाँ पे इंसेंटिव। तो देखिए सरकार इंसेंटिव देती है। इंसेंटिव का मतलब क्या है? या तो सरकार आपको कंसेशन पे चीज़ें देगी, या तो सब्सिडीज़ के आधार पे देगी, या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी। ये बेनिफिट या तो फाइनेंशियल नेचर के हो सकते हैं या तो नॉन फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। लेकिन इसका जो इंसेंटिव का बेनिफिट होता है, वो होता है बिज़नेस को एनकरेज करना, बिज़नेस को बढ़ाना। सेकंड सब्सिडी। सब्सिडी क्या है? एक सिंगल लंप सम इकट्ठा पैसा है जो सरकार आपको इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, एंटरप्रेन्योर को सेटअप करने के लिए देती है। सब्सिडी जो है वो आपको एक नेशनल इंटरेस्ट के तौर पे हो सकती है, एक नोशनल प्रॉफिट के तौर पे हो सकती है। असिस्टेंस की बात करें, सहायता की बात करें, तो बहुत सी सहायता सरकार के द्वारा एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी के लिए बढ़ावा देने के लिए दी जाती है। जैसे कि अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक रहा है, सरकार बिकवाने की कोशिश करेगी। अगर कोई स्मॉल एंटरप्रेन्योर है, उसको वित्तीय सहायता चाहिए, उसको ट्रेनिंग चाहिए, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर उसको रूरल में कोई प्रोजेक्ट सेटअप करना है किसी एंटरप्रेन्योर को, तो सरकार उसकी हेल्प करती है। अगर उसको सीड कैपिटल असिस्टेंस का मतलब होता है व्यवसाय को शुरू करने के लिए अगर पैसा चाहिए, सरकार उसके लिए भी पैसा देती है। अगर उसके कोई वित्तीय सहायता अदर फॉर्म में चाहिए तो वो भी देती है। तो देखिए असिस्टेंस का मतलब सहायता जो सेवरल फॉर्म में हो सकती है। अगर आपको किसी के कॉन्सेप्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप किसी सरकार आपकी हेल्प कर सकती है। आपको पता नहीं है कैसे स्टार्ट करना है एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी, तो उसमें हेल्प कर सकती है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी बनी रहती है। सो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सहायता देती है। वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो आपकी सिडबी की बात करें, चाहे वो नाबार्ड की बात हो या किसी बैंक की बात हो, तो वो कहीं ना कहीं जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्टार्टअप हैं, उनके लिए पैसा देती है ताकि वो एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी कर सके, इंडस्ट्री डेवलप कर सके। तो ये तो होगी पब्लिक सिस्टम स्टिमुलेशन की बात। अब बात करते हैं प्राइवेट सिस्टम स्टिमुलेशन। तो देखिए जो प्राइवेट सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप या एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के थ्रू यहाँ पे हेल्प दी जाती है। और कुछ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन होती है जो कि एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी को बढ़ावा देती है। कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां होती हैं, वहाँ के शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर जो है एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज करवाते हैं। कुछ प्राइवेट एजेंसी होती हैं, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन होती हैं, जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक बेस्ट एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी को बढ़ावा देती हैं और इंडस्ट्री के हित पर काम करती है, इंडस्ट्री को और डेवलप करने की कोशिश करती है। कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, कुछ एसोसिएशन है जो प्राइवेट सिस्टम स्टिमुलेशन के आधार पे काम करते हैं। अब इसमें दो प्रकार की मैंने बात की, एक तो इंडस्ट्री एसोसिएशन है, दूसरी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन क्या होती है? एक बॉडी है जो इंडस्ट्रियल ग्रुप ने क्रिएट की है और उन व्यक्तियों का काम है एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के आधार पे एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज को देखना, उसको डेवलप करना। तो एसोसिएशन जो है वो एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने के लिए, उसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है खुद वॉलंटरी आधार पे अर्बन और रूरल एरियाज में कॉमन फंड यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाता है। और यहाँ ग्रुप के आधार पे सोशल और इकोनॉमिक लिफ्टिंग का मतलब है कि ग्रुपिंग बनाई जाती है लोगों की, ग्रुप के आधार पे एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी की जाती है। ये जो ग्रुप है ये फैमिली ग्रुप भी हो सकते हैं, कम्युनिटी के ग्रुप भी हो सकते हैं। 10 से 15 लोग जो आपस में मिलकर एक ग्रुप बना के एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी करते हैं और आपस में ही एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा भी जो है वो स्टिमुलेशन एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी को एनकरेजमेंट जो है दी जाती है। तो आज के हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने क्लियर किया इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस बताता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स बताता है। इंटरनल एनवायरनमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कंपोनेंट। कंपोनेंट में हमने जनरल एनवायरनमेंट में पढ़ा इकोनॉमिक कंपोनेंट, पॉलिटिकल कंपोनेंट, सोशल, कल्चर, नेचुरल, डेमोग्राफिक।
और एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी के बेनिफिट को जाना। बेनिफिट का मतलब है कि इन्वायरमेंट स्टडी करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंट की स्टडी करके हमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स के बारे में पता चलता है, हमें मार्केट की कंडीशन के बारे में पता चलता है, अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। और 3 लेवल जाने हमें स्टिमुलेशन के। 3 लेवल कौन-कौन से थे? मैक्रो, माइक्रो एंड द रीजनल लेवल। तो पेपर में जो पूछा जाता है, पेपर के आधार पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें? पेपर के आधार से क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरनल एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, या फिर व्हाट इज द एंटरप्रेन्योर एनवायरमेंटल स्टडी। ठीक है, इसके आधार पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है या चैप्टर है वो क्या रहेगा? सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, इसको हम स्टडी करेंगे।